नमस्कार, एफएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। तो 27 हमारे खास प्रोग्राम 27 का सत्ताधीश कौन में जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लिहाजा सभी पार्टियां किसी न किसी मुद्दे को लेकर अपनी सियासी रोटियां सेकने में व्यस्त हैं और जनता को अपने पाले में लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जनता के मन में क्या है, इसी बात की पड़ताल आज हम करने की कोशिश करेंगे। एफएम न्यूज की टीम उत्तर प्रदेश के हर जिले में पहुंच रही है और लोगों का मन टटोलने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में एफएम न्यूज की टीम यूपी के कौशाम्बी जिले में पहुंची और स्थानीय नेताओं और लोगों से खास बातचीत की है। चलिए तो आपको सीधा लेकर चलते हैं कौशाम्बी, जहां एफएम न्यूज संवाददाता अखिलेश सिंह ने स्थानीय लोगों और नेताओं से बातचीत की है। आप भी सुनिए। आखिर 2027 का सत्ताधीश कौन, किसके सिर सजेगा 2027 का ताज। 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश की राजनीतिक भी गर्म होती नजर आ रही है। जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2027 में सत्ता की बागडोर किसके हाथ होगी। 2022 से 2027 यानी 5 वर्षों में सरकार और क्षेत्रीय विधायकों ने विकास के कितने वादे पूरे किए और सड़क सुरक्षा, सड़क, शिक्षा व्यवस्था, बिजली, पानी, रोजगार जैसे अन्य मुद्दों पर जनता क्या सोचती है, क्या विकास धरातल पर दिखाई देता है या फिर दावे और हकीकत में बड़ा अंतर है। एफएम न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और जनता से सीधे सवाल करेंगे और जानेंगे कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। आखिर इस बार जनता किसके काम पर भरोसा करेगी और किसे सत्ता की चाबी सौंपेगी। एफएम न्यूज की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो से, जहां आपको सीधे सवालों के जवाब मिलेंगे और हमारे पीछे देख सकते हैं कई पार्टियों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं हमारे सामने। और सीधा बात करेंगे मुद्दों की कि 2022 से 27 के बीच यानी 5 वर्षों में कितना क्या कार्य हुआ है। कौशाम्बी से लेकर के प्रदेश स्तर तक चर्चाएं होंगी। इस बात को लेकर के बात करेंगे। सीधा समाजवादी पार्टी से शुरुआत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे 2022 से 27 यानी 5 वर्षों में कितना क्या विकास हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। समाजवादी पार्टी की जो भी हमारे प्रतिनिधि विधायक जी हैं, उनका कार्य दिख रहा है। रोड भी बनवाया गया, उसके बाद पुल भी बनवाए। आपके समझ के बहुत सारा विकास मतलब विधायक जी ने करवाया है। लेकिन हमारे जनपद से डिप्टी सीएम जी आते हैं, उन्होंने ये कह रहे थे कि भाई विधायक सांसद यहाँ सपा के हैं, तो हम विकास क्यों कराएं। तो हम माननीय जी से पूछना चाह रहे हैं, क्या डिप्टी सीएम आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो भाई सरकार तो आपकी है, विधायक तो सपा के हैं। भाई विधायक का एक सीमित होता है, जो निधि होती है वो तो सीमित होती है, लेकिन आप तो प्रदेश में बैठे हैं, तो जिला आपका है, तो आप तो विकास की बात करेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश की करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि आप प्रदेश में डिप्टी सीएम हैं, आपको ये चाहिए कि कौशाम्बी में एक औद्योगिक केंद्र बनाया जाता, जिससे अपने जिले के लोग दूसरे प्रदेश पलायन न करते। इसी क्रम में आप देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, उनका जिला आज कितना डेवलप कर रहा है, लेकिन अपना जिला कौशाम्बी आप रूबरू हैं, आप देख रहे हैं आज भी अवाना से लेके चंपाहा बाजार की जो रोड है आज भी जर्जर है। लेकिन यहाँ तो तीनों विधानसभा से 2022 में सपा ही जीत हासिल की थी। तीनों विधानसभा सीट यानी सपा के खाते में गई थी, तब विकास का है नहीं। तो विकास तो होगा ना, जो विधायक निधि सीमित है। क्या विकास हुआ गिनवा दीजिए, जो है कौशाम्बी में क्या विकास हुआ है। तीनों विधानसभा से विधायक सपा के ही थे, क्या विकास हुआ है? तो विकास तो एक सीमित है ना, उनके पास लिमिट है कि इतने पैसे में इतना आपको पूरा विधानसभा देखना है। तो इस हिसाब से रोड का काम आपके यहाँ हुआ, लाइट लगी है, विधायक निधि से लाइट भी लगी, रोडें भी बनाई गई, इंटरलॉकिंग भी कराया गया, हैंड पाइप भी लगवाया गया। और लेकिन जो सरकार की मंशा यह है ना कि अब हैंड पाइप को रोका भी जा रहा है। जल शक्ति मिशन के तहत जिन गाँवों में टंकी लगाई गई, आज वो चल नहीं रही। अब अगर हैंड पाइप की जरूरत है तो हैंड पाइप अगर विधायक जी वहां दे रहे हैं तो उनको रोकने का काम किया जा रहा है, तो विकास कैसे होगा। भाजपा क्या कहने का मतलब, कौन रोक रहे हैं? सरकार रोक रही है, इस पे सरकार ही तो रोक रही है। अगर हैंड पाइप अगर विधायक जी लगवाना चाह रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो अगर सरकार आदेश है तभी तो यहाँ पे डीएम साहब महोदय रोक रहे हैं। 1 मिनट रोकना चाहूंगा मैं। सीधा सरकार के जो कार्यकर्ता हैं यानी भाजपा के पदाधिकारी हैं, मैं उनसे बात करूंगा।
समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो है पदाधिकारी कह रहे हैं कि कार्य जो है यहाँ का रोका गया है, वो भी सरकार की तरफ, क्या कहेंगे? देखिए, राज्य सरकार के और निर्वाचित प्रतिनिधियों के दोनों के दायित्व अलग-अलग होते हैं। राज्य सरकार ने जो विकास की योजनाएं पूरे प्रदेश के लिए खींचती है, उनमें से कौशाम्बी में भी चाहे मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, चाहे बड़े-बड़े ओवरब्रिज का निर्माण हो, चाहे ये तथागत भगवान बुद्ध की धरती रही है, 4-4 बार तथागत भगवान बुद्ध ने अपना चतुर्मासा पूरा किया था। पूरे देश दुनिया से लोग आज कौशाम्बी आते हैं पर्यटक के रूप में। तो पर्यटन स्थल के रूप में कौशाम्बी को कई हजार करोड़ की परियोजनाओं से आच्छादित किया गया है, बौद्ध सर्किट से जोड़ा गया है। तथागत भगवान बुद्ध के साथ जैन धर्म के छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु की भी ये साधना स्थली है, उसके विकास का काम हुआ है। पूरे जिले भर में सड़कों का जो 4 लेन सड़कें हैं, उसका रिकॉर्ड अगर 70 सालों में 75 सालों में आप देखेंगे तो जनपद में शायद कोई ऐसी सड़क आपको नहीं दिखेगी जो 4 लाइन अब या तो हो गई है या तो होने की ओर अग्रसर है। जहां तक विधायकों के दायित्व का सवाल है, जब भी जनता किसी को भी जनादेश देती है, जिस भी स्तर का देती है, उनकी भावनाओं का पूरा आदर होना चाहिए। हमारे कौशाम्बी में भी 2022 में समाजवादी पार्टी को बड़ा समर्थन जनता ने दिया था। तीनों विधायक समाजवादी पार्टी के थे। 5 करोड़ की प्रत्येक वर्ष निधि एक विधायक को मिलती है और अब तक लगभग 25-25 करोड़ रुपए हमारे सभी विधायकों को केवल विधायक निधि का इन 5 वर्षों में मिला विकास के काम करने का। अब विकास के काम में कहाँ वो खर्च किए, उनका विकास कहाँ दिखता है, ये हमारा सवाल नहीं है। समाजवादी ये हमारा पार्टी सवाल नहीं, सवाल पूरा होने दीजिए उत्तर। ये हमारा विषय नहीं है, ये विधायकों का विषय है। यद्यपि पूर्वांचल निधि में विधायकों को सड़क बनाने का जो पैसा मिलता है, वो दलीय आधार पर नहीं मिलता, सरकार के आधार पर नहीं मिलता, वो कहाँ खर्च हो रहा है, ये भी विधायकों का विषय है। जहाँ तक पेयजल का सवाल है, योगी जी की सरकार ने कहा था बिजली, पानी, सड़क अधूरी और बीजेपी सरकार करेगी पूरी। हमने शिक्षा के सवाल पर, चाहे कौशाम्बी में ऐतिहासिक मेडिकल कॉलेज, कभी उत्तर प्रदेश में केवल 4 या 5 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज हो रहा है। कभी जो है किसानों को उनके उत्पाद का मूल्यांकन नहीं हो पाता था, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से जो जिलों में पैदा होने वाली विशिष्ट चीज है, उसको बाहर भेजे जाने के लिए उसको प्रोत्साहित करने के प्रयास हो रहे हैं। पेयजल की समस्या का जहाँ सवाल है, स्थायी समस्या के हल के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नरत है। अभी जल जीवन मिशन का अभियान पूरा नहीं हुआ है, पाइपलाइन बिछाई गई हैं, टंकियां बन रही हैं, हर घर तक शुद्ध और स्वच्छ पेयजल पहुंचे, ये सरकार की योजना है। और आप जानते हैं कि नीतिगत फैसले जब होते हैं, जब एक मिशन काम कर रहा है, तो उस समय जल का जो दोहन है वो ना हो, इसके लिए हैंडपंप, इसके लिए समरसेबुल, इन सबकी सीमाओं को सीमित किया जाता है। तो इसको विकास को रोकना कहने के बजाय बल्कि सकारात्मक रूप से विपक्ष को भी देखना चाहिए। जब विपक्ष अच्छा होगा तो सरकार भी अच्छा करती है। तो विकास को रोके जाने के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। क्या कुछ कहेंगे जो है भाजपा के पदाधिकारी कह रहे हैं कि विकास काफी हुआ है, लेकिन यहाँ जो विधायक निधि आती है उस पे कार्य नहीं हो रहा है, क्या कुछ? ऐसा नहीं है, विधायक जी जो है काम करवा रहे हैं। हम गिना दें, इंटरलॉकिंग हमारे ग्राम सभा में लगी, हर जगह लग रही है, बिछौरा में लगा। आपका विधायक जी आके और उसका लोकार्पण भी कर रही हैं आके। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। तो एक प्रत्यारोप की कहानी है भाई। सत्ता में है वो जो लोग कहें वही सही है, विपक्ष कुछ कहता है तो उसको झूठा बता दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, जो भी हमारे विधायक हैं, यहाँ से सांसद हैं, लाइब्रेरी काम बनवाने का जुआ में माननीय सांसद जी द्वारा हुआ। कोई लाइब्रेरी आपकी सरकार में किसी अपने जिले में कोई बनवाने का काम किया हो तो बताइए, आपकी सत्ता है। हमारे विधायक जी, सांसद जी बराबर काम कर रहे हैं। अब आने वाला जो 27 है वो भी इसी प्रकार रहेगा। जो भी जनता है कार्य से संतुष्ट है, ऐसा नहीं है। एक बड़ा काम गिनवाइए जो विधायक यानी मंझनपुर से विधायक जो इंद्री सरोज हैं, 2022 में भारी मतों से जीत मिली थी, उनको जीत हासिल हुई थी, वो जो है विधानसभा पहुंचे थे। एक बड़ा काम गिनवाइए जो अभी तक मंझनपुर विधानसभा के विधायक इंद्री सरोज काम की हो। बड़ा काम, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको भाई।
इंद्रजीत सरोज का बड़ा काम मेडिकल कॉलेज तो भाई बता रहे कि भाजपा सरकार में बना है, ठीक है। मंडी इंद्रजीत सरोज ने बनवाया। नहीं, कब बनवाए? मंडी 2004 में बनी है। तब तो जो है बसपा से मंत्री इंद्रजीत सरोज, तो मैं उनकी विकास की बात कर रहा हूँ। इंद्रजीत सरोज ने विकास किया, मंडी बनवाया। इंद्रजीत सरोज ने पुलिस लाइन तो बनवाया। बसपा की सरकार में हुआ। इंद्रजीत सरोज ने में जेल बनवाया। इंद्रजीत सरोज ने का पानी टिकनिक बनवाया। इंद्रजीत सरोज पुलिस ऑफिस बनवाया। इंद्रजीत सरोज डीएम कार्यालय बनवाए। तो ये कौन बनवाया? 22 से 27 के बीच एक बड़ा काम गिनवाया। 22 से 27 के बीच बड़ा काम इंद्रजीत सरोज खातिर हर गांव में नहर में पुलिया बन रही हैं, हर गांव में हैंड पाइप लग रहे हैं, हैंड पाइप हर गांव में लग रहे हैं, हर गांव में जहां आवश्यकता है स्ट्रीट लाइट दिया जा रहा है। जिनको जिस तरह से जनता जिस तरह में खुश है उसको वो योजना वहां पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो रोड हो, चाहे पानी हो, चाहे कॉलोनी के नाम पे हो, जो भी विकास है माने इंद्रजीत सरोज दर दर पहुंचा रहे हैं। जनता उससे परफेक्ट खुश है कौशाम्बी की। हमारे सामने और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे सीधा 2022 से 27 के बीच यानी कितना क्या विकास हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, विकास हुआ है, बहुत बढ़िया विकास हुआ है। क्राइम के मामले में विकास हुआ है, भ्रष्टाचार में विकास हुआ है, अत्याचार बढ़िया से विकास हुआ है, इन सब में विकास हुआ है। इसमें क्या कहना क्या चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी शोषण हुए सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, समझ लीजिए 4-4 साल के बच्चियों के साथ। मैं प्रतिदिन मेरे पास किसी न किसी जनपद से फोन आता है कि आज हाथरस में घटना घटी है, परसों कासगंज में घटना घटी है। तो ये विकास हुआ है। विकास ये भी हुआ है, 27,000 प्राथमिक विद्यालय को बंद करके 29,000 शराब का ठेका खोला गया है। बहुत बढ़िया विकास है, यही सब विकास है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार बिल्कुल नहीं आएगी और पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कह रहे हैं कि हमारे जो है जब से बनी है तब से काफी कुछ विकास हुआ है और गिनवाए भी। हाँ बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है, क्या ये विकास नहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल विकास हुआ है। देखिए, खाना बनाने वाला कोई और होता है, उसको परोसने वाला कोई और होता है और उसको परोस कर लाने वाला भी कोई और होता है। तो ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब थी, सरकार में पूरा हुआ है, चाहे मंडी हो चाहे जेल हो। लाने वाले माननीय कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज जी हैं, बाकी सरकार बहुजन समाज पार्टी की थी। तो उसको अपनी गिनती ना गिनाए कि हमने किया है। ये बहुजन समाज भारतीय पार्टी जनता पार्टी के कार्यों में जो है रामगमन मार्ग बन गया है, इतनी जो है सीधा अयोध्या पहुंचा रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? ये भी तो एक विकास ही हुआ। हाँ बिल्कुल विकास हुआ है। हमने विकास तो बता ही दिया ना कि विकास हुआ है। रोड में हुआ है, रोड पे कोई घोटाला कितना हुआ है। आप यहाँ चौराहे पे कलश बैठाए हैं, 27-37 करोड़ का बताइए एक कलश बैठा है, जिसकी कीमत केवल समझ लीजिए साला 1.5 से 2 लाख रुपए है। हैं? तो यही विकास हुआ है, केवल घोटाला हुआ है विकास के नाम पर। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है विकास नहीं, जो है घोटाले हुए हैं और रेप जैसे घटनाएं काफी घटी हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये आरोप उस बहुजन समाज पार्टी का है जिनके ऊपर ताज कॉरिडोर के घोटाले के प्रकरण आज भी जिनकी सुप्रीमो पर चल रहे हैं। ये आरोप उस बहुजन समाज पार्टी का है जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को उद्योग पार्टी बनाया, जिनके यहाँ टिकटों की खरीद फरोख्त का इतना बड़ा आलम था कि अलग अलग कोऑर्डिनेटर झोला लेकर के बैठते थे, सभासद से लेकर पार्लियामेंट तक का टिकट बांटने के लिए। ये वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं जिन्होंने लखनऊ में कदाचार का नंगा नाच किया। बाबू सिंह कुशवाहा जी तत्कालीन मंत्री को जेल जाना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग के एनआरएचएम में घोटाला हुआ, हमारे अंटू मिश्रा को जो है स्वास्थ्य मंत्री थे बहुजन समाज पार्टी के, जेल जाना पड़ा। उच्च शिक्षा के विभाग में बहुजन समाज पार्टी के कदाचार का इतना बोलबाला था कि राकेश धर त्रिपाठी प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के उच्च शिक्षा मंत्री को सालों साल जेल में रहना पड़ा। कदाचार के वो सदाचार की बात करते हैं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा में इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया कि उनके उच्च माध्यमिक शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्रा बरसों बरस जेल रहे, जिनके ऊपर आज भी मुकदमे चल रहे हैं। इनके बहुत बड़े 27 विभागों के बहुजन समाज के मंत्री, सिंचाई विभाग जिनके पास था, पीडब्ल्यूडी जिनके पास विभाग था, जिनके पास आबकारी विभाग था, ऐसे नसीमुद्दीन
सिद्दीकी जी के ऊपर आज भी रोज सीबीआई उनका दरवाजा खटखटाती है। हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप है। हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर विपक्ष भी 1 रुपए की बेईमानी का आरोप नहीं लगा सकता, 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। ये सरकार सबके साथ, सबके विकास और सबके प्रयास से चलने वाली सरकार है। उत्तर प्रदेश को भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और भोक्त मुक्त बनाने का जो सपना भारतीय जनता पार्टी के महापुरुषों ने देखा था, श्रद्धेय अटल जी ने देखा था, पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर आज वो साकार हुआ है। आज 80 करोड़ से ज्यादा लोग मुफ्त राशन पा रहे हैं। आज 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मिल रहा है। आज बेटी घर में पैदा होती है तो उसकी पढ़ाई से लेकर के उसकी शादी का इंतजाम सरकार ने अब 1 लाख रुपया सामूहिक विवाह में बेटी की शादी के लिए देने का फैसला किया है। और सबसे बड़ा काम जो भ्रष्टाचार रोकने का हुआ है, सारे के सारे बिचौलिए झोला लेकर के समाज कल्याण के दफ्तर के बाहर खड़े हो जाते थे, विकास भवन के दफ्तर के बाहर खड़े हो जाते थे। आज लाभार्थी का पैसा सीधे उसके अकाउंट्स में जा रहा है, उसके खाते में जा रहा है। बिचौलियापन खत्म हुआ है। जो दर्द है वो इस बात का है कि बिचौलिया खत्म हुए हैं। ये सरकार से इनका दर्द नहीं है, इनका रोजगार खत्म हो गया है, इस बात का दर्द है। सरकार निरंतर उत्तर प्रदेश में 10 वर्षों से 9 वर्षों से काम कर रही है। सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी मजहब के आधार पे ये सरकार का एजेंडा काम करने का नहीं है। और इसलिए 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को जिस तरह से बंगाल में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया है, उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी की प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बनेगी। ये सारे आरोप ये ऐसे भ्रष्टाचारी और कदाचारी हैं जिनके नाखून से लेकर सर तक कदाचार और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जब वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी पर ऐसे आरोप लगाते हैं तो मुझे हंसी आती है और दया भी आती है। योगी सरकार निश्चित रूप से जनता के द्वार पर खड़ी है विकास कार्यों को लेकर के और प्रतिबद्ध है सरकार सभी वर्गों के समुचित विकास के लिए, समग्र विकास के लिए। काफी कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, क्या कुछ कहेंगे राम मंदिर चोरी को लेकर के ये सब कुछ? देखिए, कांग्रेस के हमारे साथी ने चूंकि बार बार ये कहा कि मैं पूछना चाहता हूं, तो मैं कांग्रेस के साथियों को बताना चाहता हूं। पहले उनके आदि पुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके कपड़े पेरिस और लंदन से धुल करके आते थे, जिनके वारिसों को ये पता नहीं था कि धान कैसा होता है, मकरा कैसा होता है, अरहर कैसी होती है, ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने के लिए देश का बंटवारा स्वीकार किया। मैं 1947 में महात्मा गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था इस देश का बंटवारा मेरी लाश के टुकड़ों के साथ होगा, लेकिन लेडी माउंटबेटन के दबाव में आकर के आज एपस्टीन की बातें इन्हें याद आ रही हैं। लेडी माउंटबेटन के दबाव में आकर के ये इतिहासकारों ने लिखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश का विभाजन स्वीकार कर लिया, अपने दूसरे भाई को जम्मू कश्मीर में का प्रधानमंत्री बनवाया। और दूसरा अपराध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए जो लाखों लाख लोगों ने बलिदान दिया था, उनके बलिदानों को, उनकी बलिदानों की भावना को रौंदते हुए कश्मीर की धरती पर धारा 370 लगाया। आपको पता है धारा 370 का दुष्परिणाम, जहां शाम को हमारी बहन और बेटियों के दरवाजों पर लिख दिया जाता था कि आपको रात में ही अपना घर बार छोड़ करके भाग जाना है, संपत्ति छोड़ करके भाग जाना है, और नहीं तो पूरा परिवार कत्लेआम कर दिया जाता था। बहुत मुश्किल से लोग शरणार्थी शिविरों में भाग के जा पाते थे। बहनों के स्तन काट करके उनमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे जाते थे और कांग्रेस की हुकूमत में FIR नहीं दर्ज होती थी। ये वो लोग हैं, ये वो हमसे सवाल पूछना चाहते हैं जिनके नेता श्रीमती सोनिया गांधी और जिनके नेता राहुल गांधी जी आज भी नेशनल हेराल्ड के आप पत्रकार हैं, तो मैं पत्रकारिता जगत से जुड़े भ्रष्टाचार की बात करूंगा। नेशनल हेराल्ड के मामले पर लाखों करोड़ रुपए के घोटाले में जमानत पर चल रहे हैं। हमेशा उनकी कुंडी कोर्ट खटखटाती रहती है। ये वो कांग्रेस के लोग हैं जो देश में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जिन्होंने मुद्रा कांड में घोटाला किया, जिन्होंने इंदिरा गांधी के जीप कांड का घोटाला किया, जिन्होंने वो लोकतंत्र की हत्या पर सवाल उठाते हैं, जिन्होंने 1975 में, आपको याद होगा, हाई कोर्ट में जगमोहन लाल सिन्हा जी की अदालत ने जब ये फैसला दिया कि राजनारायण के खिलाफ रायबरेली में लड़ा गया चुनाव ये लोकतंत्र की हत्या थी, चुनाव को निरस्त किया, 5 साल चुनाव लड़ने पर रोक लगाई, तो देश की पार्लियामेंट में जाकर के उन्होंने केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस
सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उस फैसले के खिलाफ उस फैसले को पलटवाया, बल्कि 1975 की 25 जून की काली रात को देश के अंदर आपातकाल लगाया। लाखों लाख ऐसे नौजवान, जिन नौजवानों की बात पर सवाल पूछते हैं, जिनकी बिना शादी के जबरदस्ती पकड़ करके नसबंदी करा दी गई। देश के लाखों लाख लोग, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी भी शामिल थे, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी शामिल थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शामिल थे, जिसमें मोरारजी देसाई शामिल थे, जिसमें चंद्रशेखर शामिल थे, जिसमें बाबू जगजीवन राम शामिल थे। ऐसे सारे के सारे देश के नेताओं को, सारे देश को जेल बनाने वाले लोग आज जब पूरे देश से खत्म हो रहे हैं तो उन्हें लोकतंत्र की याद आ रही है। आपने देखा अभी कांग्रेस की जब 2014 से पहले की सरकार थी तो नभ का घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ, कोयले का घोटाला हुआ, चीनी का घोटाला हुआ। दर्जनों मंत्री जेल गए, दर्जनों मंत्री जेल की सीढ़ी तक जाते जाते रह गए। ऐसे लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। वो कांग्रेस जिसने देश के 70 सालों में इस देश के लोकतंत्र को केवल एक परिवार की चौखट तक कैद रखा। जवाहरलाल नेहरू जी के वंशजों को केवल इस देश का उत्तराधिकारी माना, जिनको ये लगता था कि नेहरू परिवार के खानदान के अलावा कोई इस देश का प्रधानमंत्री होने की काबिलियत नहीं रखता। जब घर में बर्तन मांजने वाली एक गरीब महिला का बेटा, जब इस देश के अंदर कंट्रोल की दुकान चला करके अपने परिवार पालने वाला एक भाई का छोटा भाई जब इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो इनका अहंकार, इनका जो विराट अहंकार है 70 सालों का, वो उसको हजम नहीं कर पा रहा है। वो कांग्रेस पार्टी इस तरह की बात करती है। पूरे देश में वो राहुल गांधी इनके जननायक हैं जो 80 से ज्यादा चुनाव 2014 से अब तक के विभिन्न प्रकार के चुनाव हार चुके हैं। वो राहुल गांधी देश में परिवर्तन लाने की बात करते हैं, जो देश में विपक्ष के नेता होकर के प्रधानमंत्री की झप्पी लेने के लिए देश की पार्लियामेंट में लपक पड़ते हैं। वो इस देश के अंदर लाना चाहते हैं, वो इस देश के अंदर घोटालों की बात करते हैं, जिनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा की जमीन के घोटालों का मुकदमा झेल रहे हैं। वो कांग्रेस इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की बात करती है, जिसने पल पल लोकतंत्र को रौंदा है। कांग्रेस ने इतिहास बनाया था और आज अब कांग्रेस भारतीय राजनीति से इतिहास होने जा रही है। आज जो 2-3 राज्यों में सरकार है, जब भी आगामी चुनाव होंगे वहां भी ये ध्वस्त होंगे। ये अलग अलग आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, आप बीच में मत बोलिए, देखिए आज उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में इनका एक भी सदस्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का वो राज्य जहां 70 साल इन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री दिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इनका केवल एक सदस्य है। 403 विधानसभा में केवल एक सदस्य रखने वाली कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जबीदोज करने की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को खत्म हो जाने की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को 100 फीट गड्ढा खोद करके नीचे जबीदोज करने की बात कर रही है। मैं कांग्रेस के मित्रों से आग्रह करूंगा, जो सवाल पूछते हैं कि पहले दिल से सवाल पूछें। 70 सालों में इस देश को लूटा है तो उसका प्रायश्चित करें, लोकतंत्र की हत्या की है, इमरजेंसी लगाई है तो उसका प्रायश्चित करें। इस देश के गरीबों का पैसा लूट करके कांग्रेस के नेताओं की जो कोठियां खड़ी हैं, जब कभी उसके बुर्ज पर, जब कभी उस बंगले की चहार दीवारी पर उनकी नजर पड़े तो उन्हें अफसोस हो कि वास्तव में जो गरीबी हटाने का नारा देते थे, उन्होंने गरीबों को हटाने का जो दुष्प्रयास किया 70 सालों में, उन्हें शर्म आनी चाहिए, संकोच आना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। सवाल भारतीय जनता पार्टी से मत पूछिए मेरे कांग्रेस के साथियों, सवाल अपने दिल से पूछिए। जो इस देश के 70 सालों में आपने इस भारत की अस्मिता को, और आप चंदा चोरी की बात करते हैं, ये निश्चित रूप से राम मंदिर का प्रकरण जो है वो दुखद है। लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोगों ने, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का रकम रामलला को समर्पित की है, उस पर जिसने भी चोरी की है, चोरी के प्रकरण सामने आ रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, जांच एसआईटी की निरंतर जारी है। लेकिन मैं उन साथियों से भी कहूंगा कि वो भी जरा एक बार अपने गिरेबान में झांकें। रामलला का नाम लेने के लिए जिस कांग्रेस में 7 कपिल सिब्बल जी जैसे 7 लोगों को देश के सुप्रीम कोर्ट में लगा करके ये कहा था कि राम सेतु तोड़ा जाना चाहिए क्योंकि राम नाम के किसी महापुरुष का इस देश में अस्तित्व नहीं है, वो आज रामलला के नीचे शरणागत हैं। जिन्होंने अयोध्या के कार सेवकों का लहू बहाया था, उन पर गोलियां चलाई थी और कहा था कि कोई गुंबद पर चढ़ भले जाएगा लेकिन गुंबद से नीचे उतर नहीं पाएगा। लाखों हजारों साथियों का जो लहू सरियों की धरा पर बचा है, आज उनकी भावनाएं रामलला के लिए उमड़ी हैं, तो उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं।
सिय राम में सब जग जानी, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। आज राम उनके हृदय में भी हैं। तो हम सभी मिलकर के इस घटना की न केवल निंदा करते हैं, बल्कि सरकार इस पूरा प्रयास कर रही है कि कोई भी दोषी, कोई भी चोर, चाहे जितना बड़ा हो, आज चंपत राय का इस्तीफा हो गया। कोई व्यक्ति जीवन में आप थर्मामीटर लगा करके नहीं नाप सकते हैं कि जिस व्यक्ति को हम नियुक्त कर रहे हैं ये ईमानदार ही होगा, ईमानदार ही रहेगा। दृष्टि कभी भी और किसी की भी बदल सकती है। अगर ये दृष्टि बदली है तो सरकार की दृष्टि से वो बच नहीं पाएगा। लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, कठोर कार्रवाई हो रही है और ऐसी कार्रवाई होगी रामलला के मंदिर पर चोरी करने वालों के खिलाफ कि उनकी कई कई पुश्तें उस कार्रवाई की जद में आने के बाद सिहर उठेंगे, फिर कभी रामलला को धोखा देने का इस तरह का प्रयास नहीं करेंगी। तो मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से यही कहूंगा कि वो बार बार सवाल हमसे न करें, सवाल खुद से करें, सवाल अपने जमीर से करें, सवाल अपनी आत्मा से करें। और जब कभी वो ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें प्रायश्चित का अनुभव होगा। वो देश से माफी मांगने का शायद कोई भाव उनके अंदर कभी आ सके। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए सभी संगठनों के और कार्यकर्ता पदाधिकारी थे और जनता थी। कौशाम्बी FM न्यूज, अखिलेश सिंह। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे FM न्यूज के साथ। नमस्कार।